पानीपत की लड़ाई, एक तरफ बाबर और एक तरफ इब्राहिम लोधी। आई एम श्योर आप सभी ने ये कहानी सुनी होगी, जहाँ पर इब्राहिम लोधी जो कि एक यंग, आप बोल सकते हो एक यंग इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा पैसा था, बहुत बड़ी सेना थी, बट फिर भी बाबर ने उनको हरा दिया, जो कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे थे, जिनके पास ना इतनी बड़ी सेना थी, ना इतना पैसा था, कुछ भी नहीं था, पर फिर भी हरा दिया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि बाबर यानी कोई भी वो व्यक्ति जिसके पास साहस है, करेज है, जिसके पास सही डायरेक्शन है, जिसके पास सही स्ट्रैटेजी है, वो कुछ भी कर सकता है। ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है, ये आपके नाबार्ड के लिए ही प्रिपरेशन है। मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप नाबार्ड को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं इस कहानी के साथ कि किस तरीके से क्या हम पहले अटेम्प्ट में, अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बाबर की तरह कोई भी हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस अच्छा नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ी सेना नहीं है, शायद हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, शायद क्या फिर भी हम क्रैक कर सकते हैं। आपके पास जीता जाता एग्जाम्पल है, हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स इतने अच्छे होते हैं, इतना साहस हमें देते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको एक राइट स्ट्रैटेजी और एक सही डायरेक्शन, एक सही दिशा की जरूरत है। आई एम श्योर आप सभी लोग अभी इस टाइम पे ऐसा उलझा हुआ फील कर रहे होंगे, बट एक वो राइट डायरेक्शन जो है वो दिखाने के लिए हम हैं आपके पास, और एक राइट स्ट्रैटेजी आपको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आज आपका होमवर्क यही है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क देती हूँ, जैसे स्कूल में मिलता था। तो आज आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले नाबार्ड के उठा के देखने हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी होगी। हम यहाँ पर भी थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ पर एक बारी सबसे पहले तो फेज 1 का ना कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है किसी भी, मोस्टली जितने भी एग्जाम्स होते हैं किसी का भी फेज 1 का डिफाइंड सिलेबस नहीं होता, फेज 2 का होता है, और उस फेज 2 के हिसाब से ही हमें फेज 1 की तैयारी करनी होती है, यानी हमें एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी होती है। और फेज 2 के सिलेबस में जो शब्द दिए हुए हैं या जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो हमें फेज 1 के लिए भी प्रिपेयर करने होते हैं, करंट अफेयर्स के साथ उनको हमें बैक करना होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है अलग अलग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स आप सभी को पता है कि हमारे जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हमारे 5 जो सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर शायद एक सब्जेक्ट जो है वो आपको ऐड करना है, विच इज डिसीजन मेकिंग, है ना। तो हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट ऐड कर लेंगे, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग भी हमारा 10 नंबर का यहाँ पर आता है, तो डिसीजन मेकिंग जो है आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे क्वालिफाइंग होते हैं। बाकी हमारी जो मेरिट जो निकलती है वो आपके 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर निकलती है, यानी क्या, यानी आपका जीए, एएसआई और एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है। ठीक है, अगर आप कंपटीशन का लेवल देखना चाहें तो 2022 में 60,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था और हमारे पास टोटल सीट्स थी 168। 2021 में 71,000 के पास भरा था, हमारे पास टोटल सीट्स थी 148। ठीक है, आप इससे कंपेयर मत कीजिए, आप अपीयर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट से कंपेयर कीजिए कि 35,000 के आसपास लोगों ने यहाँ पर अपीयर हुए थे एग्जाम में और इतनों का जो है यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। तो इससे एक फेयर आइडिया आपको मिल गया होगा कि किस तरीके का कॉम्पिटिशन यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक कट ऑफ का भी मैं एनालिसिस यहां पर कर देती हूं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हम देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना या नहीं करना, इसका मतलब यही है ना कि कितना डिफिकल्ट आता है, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले या एक तो वो वाले स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे जिन्होंने कभी नाबार्ड नहीं दिया होगा, एक वो वाले स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे जिन्होंने बाकी के बैंक के एग्जाम्स दिए हैं बट नाबार्ड कभी भी नहीं दिया। देखिए आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आप दोनों ही कैटेगरी के लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं नाबार्ड को। मैंने आपको एक लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन थोड़ा समझा दिया है और समझाने के लिए मैं आपको कट ऑफ यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। तो 200 नंबर का हमारा पेपर होता है, मैं फेज 1 की यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, जिसमें आपका जो है सेक्शनल कट ऑफ भी होती है जो आपको क्वालिफाई करनी होती है और आपका ओवरऑल कट ऑफ भी क्वालिफाई करनी होती है, जैसा अक्सर सारे एग्जाम्स में होता है। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना। तो रीजनिंग में यहाँ पर देख सकते हैं 20 में से 3.75 आपकी कट ऑफ गई थी, इंग्लिश में आपकी 30 में से 12.50, आपकी कंप्यूटर में 20 में से 5.50, क्वांट में यहाँ पर 20 में से 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो मैंने आपको बताया 10 नंबर का आता है वहाँ पर 1.50, उसके बाद जीए में 20 में से 3.25, ईएसआई में 2.25 40 में से। ठीक है, और फिर एग्रीकल्चर में आपका 40 में से 6.75। ये तो आपकी एक सेक्शनल कट ऑफ हो गई। ओवरऑल कट ऑफ जो है यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी की 41.75 गई थी। तो
आई डोंट थिंक, देखिए आई एम श्योर कुछ लोग का ये मानना होगा कि कट ऑफ कम इसलिए गई क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आया होगा, पेपर डिफिकल्ट आया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कहीं ना कहीं ये कट ऑफ इतनी अभी नहीं है कि हम क्वालिफाई ना कर पाए, ठीक है, या फिर ये वाली तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर ही पाओगे, और उसके बाद आपको इन 3 सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है क्योंकि यही आपकी मेरिट बनाते हैं, और ये आपके, अच्छी बात ये है ये आपके किस में आते हैं, ये आपके पेपर 2 में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, फेज 2 में भी आते हैं, ठीक है। बेशक आपका करंट अफेयर वहां पर जीए ना लिखा हो, बट आपको पता है ईएसआई का जो है एक मेजर पार्ट करंट अफेयर्स बनाता है। तो करंट अफेयर्स जो है मैं पर्सनली यहां पर बोलती हूं कि जी 60 नंबर का करंट अफेयर्स आता है, क्योंकि ईएसआई 40 और फिर जीए 20, ठीक है, फेज 1 की बात करें तो 60 मार्क्स का यहां पर आपको करंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा स्टैटिक से भी पूछे जाएंगे, बट ये एक ओवरऑल आपको आइडिया देने के लिए है, राइट। सो मेक श्योर जब आप शुरू करें सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से देखेंगे और फेज 2 के सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि फेज 1 का डिफाइंड सिलेबस कहीं पर भी नहीं होता, फेज 2 का अच्छे से दिया हुआ है, उसको पढ़िए, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक और वीडियो मैं ले चुकी हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहां पर भी देख सकते हैं। ईएसआई में मेजरली आप करंट पे फोकस करिए, एग्रीकल्चर में आप स्टैटिक पर फोकस करिए, ठीक है, और ओवरऑल करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हो गए, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स हो गए, इसमें हम ध्यान देंगे, ठीक है। सो हम इस तरीके से अपने दिन को डिवाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट हाफ जो है वो हम अपना ईएसआई, एआरडी, करंट अफेयर्स इन सबको देंगे, और फिर सेकेंड हाफ आप जो है प्रैक्टिस करने को दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट हाफ किसको देना चाहते हो, सेकेंड हाफ किसको देना चाहते हो, ठीक है। जिसमें आप स्ट्रांग नहीं है उसको आप फर्स्ट हाफ दीजिए। अगर आप मॉर्निंग पर्सन, अगर आप सुबह सुबह फ्रेश उठ रहे हो, आप वो वाला काम करो सबसे पहले जिसमें आप स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि आपका फ्रेश माइंड है, अच्छे से चलेगा। मान लो आपका जीएस अच्छा नहीं है, ईएसआई अच्छा नहीं है, तो जो मॉर्निंग वाला टाइम है आप इन सब्जेक्ट्स को दीजिए। शाम को प्रैक्टिस करने का समय रख लीजिए 2 घंटे 3 घंटे की, आपको क्वांट रीजनिंग ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो आपकी जो आप फर्स्ट हाफ में जो टाइम दे रहे हो इसमें आपकी फेज 1 की भी तैयारी हो रही है और फेज 2 की भी तैयारी हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको रखना है। अगेन अगर आप नाइट वाले यानी रात में प्रेपरेशन करते हैं, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो आपको ये लग रहा है ना कि ये मेरा बेस्ट टाइम है, गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं, उसमें आप वो वाला सब्जेक्ट पढ़िएगा जो आपका वीक है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाए। जिसमें आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो आप तब भी कर सकते हैं, जब आप मान लो थोड़ा सा थक गए हो, थोड़ा सा मन नहीं है, तब भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो इस तरीके से आप अपने दिन को बांटिएगा और शुरू कर दीजिए पढ़ना, राइट। स्पेशली ईएसआई में हम करंट अफेयर्स और उसमें जो है एग्रीकल्चर में स्टैटिक पोर्शन, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन डेफिनेटली रखेंगे। अगर हमने ऐसा किया कि पहले फेज 1 देख लेते हैं फिर फेज 2 देखेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। और इनफैक्ट फेज 1 आपको क्लियर करने के लिए फेज 2 पढ़ना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये इस एग्जाम की खूबसूरती है कि इसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप फेज 1 क्लियर करने के लिए आपको फेज 2 पढ़ना ही पड़ेगा। सो ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपके मेरिट वाले सेक्शंस भी वही हैं जो आपके फेज 2 में आएंगे, राइट। सो ये बहुत अच्छी बात है इस एग्जाम की, ठीक है। अगर मैं ईएसआई और एआरडी के, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर ये कुछ स्टैटिक पोर्शंस हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, पॉवर्टी एलिविएशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा इनका स्टैटिक भी प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके साथ साथ करंट को हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, करंट अफेयर्स हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ईएसआई में करंट अफेयर्स से आते हैं। दूसरी तरफ अगर एग्रीकल्चर की बात करूं तो यहाँ पर एग्रोनॉमी, इरिगेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाले पोर्शंस पर आप मेजरली ध्यान दीजिएगा, बाकी के भी पढ़ने हैं बट इन पर थोड़ा फोकस ज्यादा हमें रखना है, राइट। चलिए अब यहाँ पर ईएसआई की अगर मैं बात करूँ तो ईएसआई में हमें करंट अफेयर, मैंने बोला ना करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है। अब गवर्नमेंट स्कीम्स का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वो गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी जो अभी लॉन्च हुई हैं, नो, प्लीज इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 2022 में लॉन्च हुई है जो स्कीम वही क्वेश्चन में आने वाली है। नो, आपसे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी पूछ सकता है, जो कि इतनी पुरानी, शायद सबसे पुरानी स्कीम वही है, ठीक है। सो किसी भी चीज के बारे में आपसे वो पूछ सकते हैं, स्पेशली वो चीजें जो न्यूज में रही हैं। तो 2 पैरामीटर्स हैं, वो चीजें जो न्यूज में रही हैं और डेफिनेटली जो अगर अभी लॉन्च हुई है तो वो तो न्यूज में रही होंगी। तो बेसिकली एक ही क्राइटेरिया है, वो हर एक स्कीम, चाहे वो कभी भी लॉन्च हुई हो, चाहे वो 2000 में लॉन्च हुई हो, 1998 में लॉन्च हुई हो, बट अगर वो न्यूज में है तो हमें पढ़ के जानी है,
ठीक है। चलिए, उसके बाद रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, जितने भी रैंक्स वगैरह हैं स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो हमें पढ़ना है। कौन सी कंट्री की क्या रैंक आई है, क्या क्या पैरामीटर्स है, कौन इस रिपोर्ट को निकालता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और उसके बाद करंट अफेयर्स हम 6 महीने के पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी और करंट अफेयर्स ESI का जो है सबसे मेजर पार्ट बनता है आपका। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप आपको एक जो है ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि आपको जो है करंट अफेयर्स और एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, क्या कंपटीशन लेवल है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो इंटीग्रेटेड तैयारी शुरू कर दो। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ मैंने आपको बता दिया। अब आप अपने हिसाब से जो है टाइम को डिवाइड कर लो। अगर आप जॉब करते हो तो आप उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ आवर्स थोड़े थोड़े कट कर लीजिए। जैसे 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, ऐसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो 2 घंटा अगर आपने मान लो सुबह सुबह ESI ARD करंट अफेयर्स कर लिए, 2 घंटा रात में आके या फिर ट्रैवल कर रहे हो कुछ प्रैक्टिस कर लो, ट्रैवलिंग के टाइम पे कुछ रिवाइज कर लो। ये इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा और आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करके तैयारी शुरू करिए। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में या फिर ये मेरा टेलीग्राम है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको हमारे साथ तैयारी शुरू करनी है तो मेरी नाबार्ड की क्लासेस जो है वो 24 तारीख से, जो 24 जुलाई से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। वरना हमारा एक और बैच है जो अगस्त में आ रहा है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो उसमें मिड अगस्त के आसपास वो आ रहा है, लिमिटेड सीट्स है, आप उसमें भी एनरोल कर लीजिए। आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगी रेगुलेटरी महापैक, क्योंकि इसमें नाबार्ड के अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपके 2023 में काम आने वाले हैं। और यहाँ पर तीनों ही फेजेस की तैयारी करवाई जाती है, ऐसे नहीं है सिर्फ फेज़ 1 के लिए है, ठीक है। और इसमें PDF वगैरह सब कुछ मिलती है। अगर आपको बैंक महापैक प्लस के थ्रू जाना है, इसमें भी नाबार्ड है, ठीक है। सेबी, सिडबी, नाबार्ड और बैंक के सारे एग्जाम्स इसमें भी है। तो जो भी आपको जिन एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे ना, आपको एग्जाम की लिस्ट आ जाएगी कि जी ये एग्जाम सारे हैं इनमें, ठीक है। आप को करने के लिए अड्डा 24/7 का सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और ये Y674 जब आप कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां से मिलेगा। आज के लिए इतना ही। होप आपको ये जो स्ट्रैटेजी है ये अच्छी लगी होगी, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अपने वीकनेसेस पे अभी से काम करना शुरू करिएगा और स्ट्रॉन्ग एरियाज को भी साइड बाय साइड पढ़ते जाइएगा। ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग एरिया है तो छोड़ दिया आपने, हो सकता है आपका मास्टर्स हो एग्रीकल्चर से या किसी, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है, बट अपने वीक एरियाज पर। दिस इज द टाइम जब आप अपने वीक एरियाज पर काम कर सकते हो। दिस इज द टाइम जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। यही वो टाइम है। प्लीज नोटिफिकेशन का वेट मत करो, पढ़ना शुरू करो। कोई भी डाउट है, वी आर ऑलवेज available. Thank you so much.